हमने लास्ट क्लास में सेक्शन 7 सबसेक्शन 1A, ठीक है, 1B 1C सबसेक्शन के बारे में डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था। हम्म वैसे मैं आज इनके ऊपर इतना स्ट्रेस नहीं दूंगा क्योंकि मैं बहुत सारे और टॉपिक्स के ऊपर लेकर आया हूँ आप लोगों को पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो 7(1) में गुड्स और सर्विसेज, 7(1) एक्चुअली सप्लाई का मीनिंग है उसमें, ठीक है, सप्लाई को डिफाइन किया गया है। और 7(1) में ना 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है और वो तीनों चीज़ें आपके सामने लिखी हुई हैं। मैं थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ। सबसे पहले तो बात की गई सेक्शन 7(1) में कि सप्लाई होगी, तो सप्लाई को डिफाइन किया गया सप्लाई। दूसरी बात कंसिडरेशन होनी जरूरी है और तीसरा इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना जरूरी है कि एक तो कंसिडरेशन होने के लिए, है ना, यही पॉइंट बताया था मैंने, और दूसरा क्या बताया था, बिजनेस या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। तो देखो 7(1) के लिए दोनों में यस लिखा है, कंसिडरेशन में भी यस लिखा है कि कंसिडरेशन भी होनी जरूरी है और इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी होना जरूरी है। तो ये किस में लिखा हुआ है, 7(1) में लिखा हुआ है। अच्छा 7(1) में क्या लिखा हुआ है, इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज के बारे में लिखा हुआ है। सेक्शन 7(1) इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज के ऊपर है। 7(1) में क्या बोला था हमने, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस में कंसिडरेशन होनी जरूरी है, बिजनेस या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो ऐसा जरूरी नहीं है। और शेड्यूल 1 में एक्टिविटीज कौन सी दी गई हैं, ठीक है, शेड्यूल 1 में कुछ पर्टिकुलर एक्टिविटीज बताई गई हैं और विदाउट कंसिडरेशन भी अगर होता है तो भी वो सप्लाई फॉर्म करेंगी, ठीक है ना। तो ये इनमें ही चेक कर रहे थे कि सप्लाई है या नहीं है। खैर आज का टॉपिक हम लोग इससे आगे जाते हैं, उसको मेन टॉपिक पे मैं आता हूँ आज जो हम लोगों को करना है, ठीक है ना। अच्छा लास्ट क्लास में मैंने एक और पॉइंट डिस्कस किया था। पहले सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी हुआ करता था, जो अब क्या बना दिया गया है, 7(1)A बना। ये अमेंडमेंट ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से हुई थी। ये चेंज तो कब हुआ था, 18 में, लेकिन ये एप्लीकेबल है 1 जुलाई 2017, ठीक। और ये एग्जाम्स में कब से आना शुरू है, मई 2019 के अटेम्प्ट से आना शुरू हुआ है। तो मई मतलब सीए के स्टूडेंट्स के लिए बात हो रही है। अच्छा सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी डिलीट, ठीक है, पहले डिलीट हो गया, उसकी जगह कौन सा इंसर्ट किया गया, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1A वाज इंसर्टेड। और इसमें किया क्या गया, certain activities or transactions when constituting a supply in accordance with the provisions of subsection 1 shall be treated either as supply of goods or supply of service। मतलब आपकी ट्रांजेक्शन्स जो हो रही हैं किसको हम सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे और किसको हम सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे, इसको इसमें शेड्यूल 2 में डिफाइन किया गया है। शेड्यूल 2 में ये जो 3 एक्टिविटीज थी आपकी, 7(1)A 7(1)B 7(1)C की जो भी चीजें सप्लाई बनी हैं, क्लासिफिकेशन है। 7(1)A 7(1)B और 7(1)C में जो भी चीजें सप्लाई बनी हैं, इन 3 पॉइंट्स के अंदर जो भी चीजें सप्लाई बनी हैं, या तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स बनी होगी या वो सप्लाई ऑफ सर्विस बनी होगी। अब वो सप्लाई ऑफ गुड्स बनी है या सप्लाई ऑफ सर्विस बनी है, ये किसमें लिखा हुआ है, शेड्यूल 2 में। किसमें लिखा हुआ है, शेड्यूल, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, जो ट्रांजेक्शन 7(1)A B और C हुई है, या तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स बनी होगी या वो सप्लाई ऑफ सर्विस बनी होगी, और इसको किसमें एक्सप्लेन किया गया है, शेड्यूल 2 में डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक जो आज हमारा है दैट इज कि इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इसका मतलब क्या है, ठीक है ना। इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस शुरू कर रहे हैं। इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस से देखो इसमें क्या लिखा हो, जीएसटी इज एसेंशियली टैक्स ओनली ऑन कमर्शियल ट्रांजेक्शंस। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। ये कह रहे हैं कि कमर्शियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर लगने वाला टैक्स है। इट मींस बिजनेस, कमर्शियल ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है कि पर्सनल ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो क्या जीएसटी लगेगा, नहीं लगेगा। जीएसटी इज एसेंशियली मैंडेटरली ए टैक्स ओनली ऑन commercial transaction, hence only those supplies that are in the course or furtherance of business qualify as supply under GST। मतलब जो बिजनेस या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए हैं वही सप्लाई बनेंगे अंडर जीएसटी। तो क्या पर्सनल ट्रांजैक्शंस के ऊपर जीएसटी लगेगा, नहीं लगेगा। आपने पर्सनली यूज्ड कार सेल की, क्या जीएसटी लगेगा, नहीं लगेगा। नहीं लगेगा, ठीक है। आपने अपनी पर्सनल ज्वेलरी सेल कर दी, क्या जीएसटी लगेगा, नहीं लगेगा। नहीं लगेगा, ठीक है ना।
तो पर्सनल जहां पर जब तक कमर्शियल ट्रांजैक्शन नहीं है तब तक जीएसटी नहीं लगेगा। फिर यहाँ पर पॉइंट आता है, हेंस ओनली दोज सप्लाईज दैट आर इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस क्वालिफाई एज सप्लाई अंडर जीएसटी। पहले सप्लाई बनेगा तभी जीएसटी लगेगा, जो चीज सप्लाई नहीं बनेगी उस पर जीएसटी भी नहीं लगेगा। ठीक है ना, तो पहले सप्लाई बनना जरूरी है, और सेक्शन 7 है ही इसी के ऊपर कि क्या सप्लाई है और क्या सप्लाई नहीं है। इसमें लिखा है, रिजल्टेंटली एनी सप्लाईज मेड बाय एन इंडिविजुअल इन हिज पर्सनल कैपेसिटी। आप एज एन इंडिविजुअल अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कुछ भी सेल करते हो, ठीक है, डू नॉट कम अंडर द एम्बिट ऑफ जीएसटी अनलेस दे फॉल विद इन द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। जब तक कि वो बिजनेस नहीं है, जब तक कि वो बिजनेस नहीं है तो उस पर जीएसटी भी एप्लीकेबल नहीं होगा। यहाँ तो बात की गई है किसकी, इन द कोर्स और furtherance of business की। Any activity undertaken in course for furtherance of business would constitute a supply। जो इन द कोर्स और furtherance of business है वो सप्लाई कंसिडर होगी। ठीक है ना, और जो सप्लाई है वो उस पर जीएसटी भी लगेगा। तो जीएसटी लगने के लिए पहले क्या होना जरूरी है, सप्लाई होना जरूरी है। अगर कोई चीज सप्लाई बन जाती है तो उस पर जीएसटी लगेगा। एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि ये सप्लाई है या नहीं है, जरूरी नहीं है वो ये पूछे कि जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा, वो ये भी पूछ सकते हैं बच्चों कि क्या ये सप्लाई है या नहीं है। ठीक है ना, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फिर लिखा है, in order to understand the term in the course or furtherance of business, we need to first understand the term business. Business as defined under Section 2, Clause 17 of the CGST Act inter alia includes any trade, commerce, manufacture, profession, vocation, ये सब बिजनेस में आएंगे। हम आगे इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो बेटर है हम लोग नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। वैसे मैंने जो बुक आप लोगों को सेंड की है ना, उसमें ये, हाँ ये बुक ना पहले ही सेंड कर दी थी मैंने, जीएसटी की चैप्टर नंबर 2 ओके जो भी था सप्लाई का है ओके उसमें है। और मॉनेटरी बेनिफिट हो या ना हो, ठीक है ना, साथ में ये भी लिखा हुआ, बिजनेस होने के लिए मॉनेटरी बेनिफिट होना या ना होना तब भी वो बिजनेस कॉन्स्टिट्यूट होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब यहाँ बिजनेस के बारे में बताया गया नेक्स्ट स्लाइड में। The definition of business has been summarized in the diagram below। देखो बिजनेस इंक्लूड्स में क्या लिखा है, एनी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, प्रोफेशन भी है इसमें, एटसेट्रा, इवन इफ देयर इज नो मॉनेटरी बेनिफिट, क्या आपको कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं भी हो रहा, ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, इनमें मॉनेटरी बेनिफिट नहीं भी हो रहा तो भी वो बिजनेस कंसिडर होंगे। ठीक है ना, एनी एक्टिविटी इंसिडेंटल एंसिलरी टू इट। और ये जो ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन है, इससे जुड़ी हुई जो एक्टिविटीज हैं, इंसिडेंटल एंसिलरी का मतलब क्या होता है, उससे जुड़ी हुई, ये तो मेन एक्टिविटीज हो गई, है ना, ये तो मेन एक्टिविटीज हो गई, ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन। इनकी जो होती है कि मेन एक्टिविटीज को करने के लिए कुछ एडिशनल एक्टिविटीज भी करनी पड़ती हैं, मेन एक्टिविटीज को करने के लिए कुछ एडिशनल एक्टिविटीज भी करनी पड़ती हैं, दोज आर नोन एज एनी एक्टिविटी इंसिडेंटल और एंसिलरी सर एक्टिविटी। कोई एग्जांपल? वैसे हम लोग एंसिलरी इंडस्ट्री बोलते हैं, ठीक है, जैसे कार मैन्युफैक्चर हो रही है, ठीक है, तो उसकी वायर्स भी, तो उसमें ब्रेक के लिए लगने वाली वायर्स भी तो मैन्युफैक्चर होंगी, या बाकी चीजें भी तो ठीक है। मैन्युफैक्चर होंगी। तो कार मेन प्रोडक्ट है, मेन है, और इंसिडेंटल एंसिलरी में बाकी प्रोडक्ट्स आ जाते हैं ना। तो ऐसे ही मेन एक्टिविटी के रिलेटेड जो इंसिडेंटल या एंसिलरी एक्टिविटीज भी हैं वो भी आपके बिजनेस में इंक्लूड होंगी। एनी एक्टिविटी ऑफ सेम नेचर इवन ऑफ नो वॉल्यूम और कंटिन्यूटी। हम कहते हैं कि एक सिंगल ट्रांजेक्शन हो रही है ना। अब नॉर्मली क्या होता है, आप बिजनेस करते हो, कोई स्क्रैप सेल कर रहा है, ठीक है, स्क्रैप का डीलर है, वो रोज रद्दी बेचता है, तो वो उसका बिजनेस है। लेकिन आप घर से स्क्रैप सेल कर रहे हो, क्या वो आपका बिजनेस है? नहीं नहीं सर। सर। नहीं है ना। तो लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया कि बिजनेस कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए एक कंटिन्यूटी, एक वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, नहीं कि 10 बार, 2 बार, 5 बार, इतनी बार कोई एक्टिविटी होगी तभी हम बिजनेस मानेंगे, ऐसा कोई स्केल फिक्स नहीं है। इवन अ सिंगल ट्रांजैक्शन में कॉन्स्टिट्यूट बिजनेस। पॉइंट क्लियर है, इवन ए सिंगल ट्रांजैक्शन में कॉन्स्टिट्यूट बिजनेस। अब बिल्डिंग बना रहे हैं, एक ही बिल्डिंग बनाए जा रहे हैं 2 साल से, ठीक है ना, इसमें कॉन्स्टिट्यूट, उसमें सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन का होना तो जरूरी नहीं है। तो बिजनेस के बारे तो में, बिजनेस की डेफिनेशन में हमने पहले पढ़ा था
तो यहाँ पर वॉल्यूम की बात की गई है, ठीक है। एनी एक्टिविटी सेम नेचर, उसमें वॉल्यूम मैटर नहीं करता, उसमें कंटिन्यूटी मैटर नहीं करती, उसमें फ्रीक्वेंसी मैटर नहीं करती, ठीक है ना। पॉइंट क्लियर है। फिर आता है सप्लाई एक्विजिशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं? जो जैसे मशीनरी मैन्युफैक्चर वगैरह के लिए कैपिटल गुड्स उन्हें बोलते हैं, मशीनरी वगैरह को, ठीक है ना। जो एक तो होते हैं गुड्स जो खरीदने जिसमें आप ट्रेड कर रहे हो, ये रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बना रहे हो, दोज आर गुड्स। लेकिन जिस मशीनरी के थ्रू गुड्स बना रहे हो उन्हें क्या बोलते हैं? कैपिटल गुड्स। एंड सर्विसेज इन कनेक्शन विद कमेंसमेंट और क्लोजर ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो ये भी बिजनेस कंसिडर होंगे। अभी इनके एग्जांपल्स हम देखने वाले हैं। वैसे प्रोविजन ऑफ फैसिलिटीज बाय क्लब, क्लब, एसोसिएशन एटसेट्रा। प्रोविजन, ये अपने मेंबर्स को कुछ बेनिफिट्स देते हैं, ठीक है ना, टू इट्स मेंबर्स फॉर कंसिडरेशन। तो वो भी बिजनेस की डेफिनेशन में इंक्लूडेड है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आएंगे। तो कि क्लब अपने मेंबर्स को ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो क्या वो बिजनेस एक्टिविटी है, क्या वो सप्लाई है, क्या वो उस पर जीएसटी लगेगा। एडमिशन फॉर कंसिडरेशन टू एनी प्रेमिसेस। अब होता क्या है, स्पोर्ट्स क्लब में आपने ज्वाइन करना है या कहीं पर आपने जाना है, अम्यूजमेंट पार्क जाना है, तो आपसे कुछ चार्जेस ले रहे हैं अम्यूजमेंट पार्क में एंटर करने के लिए, तो वो भी बिजनेस कंसिडर होगा। सर्विस एज होल्डर ऑफ ऑफिस एक्सेप्टेड इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ ट्रेड प्रोफेशन। फिर एक्टिविटीज ऑफ अ रेस क्लब इंक्लूडिंग, इनके एग्जांपल्स भी देखेंगे अभी। लास्ट में आता है एन एक्टिविटी बाय गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी एज पब्लिक अथॉरिटीज। खैर इनको डिटेल में पढ़ते हैं नीचे। तो मेन ये बिजनेस किसकी डेफिनेशन दी हुई है? बिजनेस की डेफिनेशन दी हुई है। फिर इसमें लिखा है 10 बिजनेस इंक्लूड्स एनी एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन। हम बार बार इन्हीं की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? एक्टिविटीज या ट्रांजैक्शंस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस की बात कर रहे हैं। विच इज इंसिडेंटल और एंसिलरी। इंसिडेंटल और एंसिलरी हमने ऊपर भी पढ़ा था फर्स्ट वाले में, इंसिडेंटल और एंसिलरी टू द मेन बिजनेस एक्टिविटी, है ना। टू एनी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशन, एडवेंचर, ठीक है। वेजर, वेजरिंग, बैटिंग वगैरह को वेजरिंग बोलते हैं, ठीक है ना, वेजर बोलते हैं, सट्टा लगाते हैं ना। एनी अदर सिमिलर एक्टिविटी और एनी अदर सिमिलर एक्टिविटी, या तो ये मेन एक्टिविटीज या इनसे रिलेटेड कोई एक्टिविटी, या फिर इनकी इंसिडेंटल या एंसिलरी एक्टिविटीज बिजनेस कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। फिर लिखे इन एडिशन एनी एक्टिविटी undertaken by the central government। लास्ट लाइन थी ना, any activity by government local authority as public authority। as public authority वो कुछ भी कोई एक्टिविटी करती हैं और आपसे चार्जेस लेती हैं, तो वो भी सप्लाई कंसिडर होगा, वो भी बिजनेस कंसिडर होगा, वो सप्लाई कंसिडर होगा। सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी इन विच दे आर engaged as public authority shall also be construed as business। तो वो भी बिजनेस कंसिडर होगा। फिर लिखे फॉर एनी ट्रेड, कॉमर्स और एनी अदर सिमिलर एक्टिविटी टू क्वालिफाई एज बिजनेस। अच्छा, अभी हमने बात की थी फ्रीक्वेंसी, वॉल्यूम, कंटिन्यूटी और रेगुलरिटी ऑफ सच ट्रांजैक्शन इज नॉट ए प्री रिक्विजिट। ये होनी जरूरी नहीं है। फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, वॉल्यूम मीन्स इतनी क्वांटिटी होगी या इतना होगा तभी हम बिजनेस मानेंगे, ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। इवन अ सिंगल ट्रांजैक्शन, इवन स्मॉल वॉल्यूम, ठीक है, कंटिन्यूटी भी होनी या रेगुलरिटी भी होनी ज़रूरी नहीं है। तो भी अगर वो बिजनेस है तो है, उसमें कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि इतनी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन होगी या इतना वॉल्यूम होगा या इतनी कंटिन्यूटी होगी तभी बिजनेस मानेंगे। कोई सर्टेन पैरामीटर्स नहीं है, कोई प्री रिक्विजिट नहीं है। एग्जाम्पल देखें इनके। Some of the examples in the course or furtherance of business are as follows। Rishabh buys a car for his personal use, उस केस में, एंड आफ्टर ए ईयर सेल्स इट टू ए कार डीलर। आपने पर्सनल यूज करने के बाद बेची है, क्या बिजनेस कॉन्स्टिट्यूट होगा? क्या नहीं। सप्लाई कॉन्स्टिट्यूट होगी? नो सर, क्या जीएसटी लगेगा? नो सर। आंसर इज नो। तो यहाँ पर भी क्या लिखा है? सेल ऑफ कार बाय ऋषभ टू कार डीलर इज नॉट ए सप्लाई अंडर सीजीएसटी एक्ट because said supply is not made by Rishabh in the course of or in the course or furtherance of business। पर्सनल लेवल का माना जाएगा, एक्टिविटी मानी जाएगी, तो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मणिकर्णिका सोल्ड हर ओल्ड गोल्ड बैंगल्स एंड अर्निंग्स टू आभूषण ज्वेलर्स। तो सेल ऑफ ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी
बाय एन इंडिविजुअल टू ए ज्वेलर, क्या ये सप्लाई कॉन्स्टिट्यूट होगी? आंसर इज नो। सप्लाई क्यों नहीं कॉन्स्टिट्यूट होगी? क्योंकि पर्सनल है ना? पर्सनल है। पर्सनल लेवल पे बिजनेस नहीं है, बिजनेस की सेल नहीं है। सेम कैन नॉट बी सेड टू बी इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। The view taken in the above two examples is based on the view taken in the departmental FAQ press release. Actually हमारे पास ना बहुत सारी ना सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स था पहले, फिर नाम चेंज हो गया इसका। इन्होंने बहुत सारे क्लैरिफिकेशंस, गवर्नमेंट के जो बोर्ड है उसने क्लैरिफिकेशंस इशू किए हैं, प्रेस रिलीज इशू किए हैं। तो उनमें ये वहाँ से ये एग्जांपल्स कॉपी किए गए थे, उन्होंने ये एग्जांपल्स दिए हैं। बट अगर देखा जाए तो इवन अ सिंगल ट्रांजैक्शन में कॉन्स्टिट्यूट बिजनेस। हम लोगों ने अभी पढ़ा था ना कि फ्रीक्वेंसी मतलब सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस का होना जरूरी नहीं है, बताया था मैंने। लेकिन वो उसके पर्सनल थे ना। हाँ, तो यहाँ पर एक सेकंड ओपिनियन भी क्रिएट किया जा सकता है कि अगर हम ये मान लें कि वो बिजनेस शुरू कर रहा है और बिजनेस शुरू करने के लिए ऐसा कर रहा है, तो वहां पर सिंगल ट्रांजैक्शन भी बिजनेस कॉन्स्टिट्यूट तो हो कर सकती है। सकती है। तो यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा, अगर हमें क्वेश्चन में ऐसा कोई हिंट आता है कि वो बिजनेस के पर्पस के लिए या किसी और पर्पस के लिए ऐसा कर रहा है, ठीक है, तो वहां पर ये पॉइंट भी एप्लीकेबल हो सकता है। हाउएवर से यही शुरू हो रहा है, देखो हाउएवर करके क्या लिखा है, एज ऑलरेडी सीन बिजनेस इंक्लूड्स ट्रेड, कॉमर्स और एनी अदर सिमिलर एक्टिविटी वेदर और नॉट देयर इज फ्रीक्वेंसी सीरीज ऑफ वॉल्यूम। ट्रांजेक्शन। सिंगल ट्रांजेक्शन से भी चल जाएगा, वॉल्यूम होना जरूरी नहीं है, कंटिन्यूटी रेगुलरिटी होना जरूरी नहीं है। इन व्यू ऑफ दिस, अगर हम हाउएवर के बाद की स्टेटमेंट को देखें तो हम क्या मान के चल सकते हैं कि वो बिजनेस है, जो कि अगर हम बिजनेस कर इसे रहे हैं। बिजनेस की ट्रांजैक्शन मानेंगे तो सप्लाई भी कॉन्स्टिट्यूट होगी और उसको जीएसटी भी पे करना पड़ेगा। लगेगा। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? ऊपर तो हम पर्सनल मान के चल रहे थे, इसलिए हमने अगर सप्लाई नहीं माना, अगर जीएसटी नहीं लगाया। बताया ना, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन सिचुएशन में में अगर बोला ना जाए तो आप पर्सनल मान के उसको सप्लाई भी कंसिडर नहीं, बिजनेस भी नहीं मानोगे, सप्लाई भी नहीं मानोगे और जीएसटी भी नहीं लगेगा। लेकिन अगर बिजनेस का कुछ हिंट दिया हुआ है कि बिजनेस से रिलेटेड है, कुछ हिंट ऐसा कुछ लाइन उन्होंने ऐड कर दी, तो फिर नंबर, क्योंकि सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन होनी जरूरी है, सिंगल ट्रांजेक्शन भी बिजनेस कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है ना, तो फिर उसे बिजनेस में लेकर चलें, तो फिर वो सप्लाई भी होगा और उस पर जीएसटी भी लगेगा। डन। नेक्स्ट स्लाइड देखें। यस सर। स्क्रीनशॉट लेना है, देखो नेक्स्ट देखते हैं। वोकेशन के ऊपर एग्जांपल आ गया। सिंस बिजनेस इंक्लूड्स वोकेशन, देयरफॉर सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज एज अ वोकेशन इज आल्सो सप्लाई अंडर जीएसटी। अब सुंदरम आचार्य है, ठीक है, इसने ना एक ये फेमस एक्टर, पेंटिंग वगैरह भी करता है, पेंट सम पेंटिंग्स, सेल्स देम, उन्हें सेल कर दिया। द कंसिडरेशन फ्रॉम सच सेल इज टू बी डोनेटेड टू चैरिटेबल ट्रस्ट। पर्पस क्या था उसका कि वो डोनेट करना चैरिटी। चाहता था, चैरिटी करना चाहता था, डोनेटेड टू अ चैरिटेबल ट्रस्ट। तो पेंटिंग को सेल करने से जो पैसे आए उसने एक चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेट कर दिया, दैट इज काइंड ह्यूमन। काइंड ह्यूमन। The sale of paintings by the actor qualifies as a supply। सप्लाई। तब भी वो सप्लाई मानी जाएगी, ठीक है ना, सप्लाई मानी जाएगी तो जीएसटी भी लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द क्लब एसोसिएशन टू इट्स मेंबर्स, ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था। क्लब या एसोसिएशन अगर अपने मेंबर्स को फॉर सर्विसेज प्रोवाइड कंसिडरेशन करते कोई हैं। सप्लाई कर रही है तो क्या हाँ, वो वो सर्विसेज होगा, बिल्कुल, क्या वो वो बिजनेस सप्लाई है, कंसिडर होगा। क्या वो बिजनेस होगा, बिजनेस माना जाएगा, ठीक है। यस और सर। बिजनेस है तो सप्लाई भी होगा और सप्लाई है तो जीएसटी भी लगेगा। तो इसमें यही लिखा, A resident welfare association provides the service of depositing the electric, ये पता है क्या है कि क्लब के क्लब मेंबर्स को एक बेनिफिट दे रहे हैं, उनका इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है वो उनसे नॉमिनल चार्जेस लेके भर रहे हैं। अब सोसाइटी जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है वो लोगों का इलेक्ट्रिसिटी बिल भर रही है, वो भी नॉमिनल चार्जेस देके। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रोविजन ऑफ सर्विस बाय क्लब और एसोसिएशन और सोसाइटी टू इट्स मेंबर्स इज ट्रीटेड एज सप्लाई। जब भी कोई क्लब अपने मेंबर्स को कोई फैसिलिटी देगा तो वो बिजनेस कंसिडर होगा, सप्लाई कंसिडर होगी और जीएसटी लगेगा। फिर आता है एडमिशन ऑफ पर्सन्स टू एनी प्रेमिसेस फॉर अ कंसिडरेशन इज आल्सो इंक्लूडेड इन बिजनेस। मैंने इस पे क्या एग्जांपल दिया था
अम्यूजमेंट पार्क की टिकट खरीदना एंटर करने के हम्म, लिए, ठीक है, सिनेमा हॉल्स में एंटर करने के लिए टिकट खरीदना, सर्कस में एंटर करने के लिए टिकट, तो कुछ चार्जेस दे रहे हैं कहीं पर एंटर करने के लिए, तो वो भी तो वो बिजनेस बिजनेस का कंसीडर होगा। बिजनेस है तो सप्लाई होगा, सप्लाई है तो जीएसटी भी लगेगा। कोई डाउट? लगेगा। लगेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। बिजनेस इंक्लूड्स एक्टिविटीज ऑफ ए रेस क्लब इंक्लूडिंग बाय वे ऑफ टोटलिजेटर, ठीक है, इसका मीनिंग नीचे लिख दिया मैंने, देखो। टोटलिजर का मतलब क्या है? इज ए कंप्यूटराइज्ड डिवाइस दैट पूल्स द वेजर्स बेट्स, मतलब सारी कैलकुलेशन परफॉर्म करता है। एक कंप्यूटराइज्ड डिवाइस है जो पूरी कैलकुलेशन को परफॉर्म करता है। आगे देखते हैं। रॉयल टर्फ रेस क्लब इज एंगेज्ड इन फैसिलिटेटिंग द वेजरिंग betting transactions on horse placed through totalizer for providing the service of facilitating wagering transactions. रॉयल टर्फ रेस क्लब गेट्स कमीशन, तो उसे क्या मिल रहा है? क्लब कमीशन को मिल क्या रहा है। मिल रहा है? क्लब को मिल रहा है कमीशन, which is deducted and retained by the club from the total bet value. तो क्या ये सर्विस है? हाँ सर। अलग से इंक्लूड किया हुआ था, ठीक है ना, तो ये भी सर्विस कॉन्स्टिट्यूट सप्लाई कॉन्स्टिट्यूट करेगी, ठीक है, सप्लाई कॉन्स्टिट्यूट करेगी तो जीएसटी भी लगेगा। तो बिजनेस है, सर सप्लाई है, बिजनेस भी है, सप्लाई भी है और जीएसटी भी लगेगा। देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, यहाँ पर दोनों एक्टिविटीज को अलग अलग बताया गया है। सप्लाई मेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। सबसे पहले इन द कोर्स ऑफ बिजनेस में किसका एग्जांपल लिया गया है? CMA Ram, a practicing cost accountant, carries out the activity of accounting, auditing, filing returns, certifying documents, and so on, so forth. These activities can be considered as performed in the course of business. देखो मेन वो प्रैक्टिसिंग में है, प्रोफेशनल है, ठीक है, तो बिजनेस में प्रोफेशन भी इंक्लूड होता है ना, बिजनेस में प्रोफेशन भी इंक्लूड होता है। इंक्लूड होता है। तो बिजनेस कॉन्स्टिट्यूट करेगा, सप्लाई करे कॉन्स्टिट्यूट होगी, जीएसटी भी होगा। उधर सर नहीं। हाँ जी बिजनेस और बोलो। प्रोफेशन अलग अलग नहीं होते? हाँ जी, बिजनेस इंक्लूड्स प्रोफेशन, मैं आपको दिखाता हूँ। प्रोफेशन। यहाँ देखो, ये डेफिनेशन दी हुई है। बिजनेस में क्या लिखा है? द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस हैज बीन समराइज्ड इन द डायग्राम बिलो। इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है? एनी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन एटसेट्रा, है ना। तो यहाँ पर फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी बिजनेस इंक्लूड्स प्रोफेशन। फॉर द पर्पज ऑफ ओके, जीएसटी बिजनेस इंक्लूड्स प्रोफेशन ऑल्सो। प्रोफेशन।